एक ना सवाल अक्सर ही लर्नर्स का रहता है कि कौन से यूनिट्स पढ़ लें, कौन से यूनिट्स छोड़ दें। क्या सिर्फ पर्टिकुलर कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनको पढ़ लेंगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा? क्या कुछ यूनिट्स हम स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में? तो देखिए, आज की डेट में आपका नेट का एग्जाम ऐसा आ रहा है कि कभी वो ज्यादा क्वेश्चन स्टैट से पूछ रहे हैं, कभी इंडियन इकोनॉमी से कुछ पूछ ही नहीं रहे, कभी इंडियन इकोनॉमी से 15-20 क्वेश्चंस डाल दिए, है ना? कि मतलब वो चीज प्रिडिक्टेबल है ही नहीं कि किस यूनिट से ज्यादा पूछ लेंगे, किससे कम पूछ लेंगे। कोई ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि भाई इस यूनिट से 10 क्वेश्चन, हर यूनिट के 10-10 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन, ऐसे कैसा कोई पैटर्न है ही नहीं। कभी वो किस यूनिट से ज्यादा पूछ रहे हैं, किससे कुछ भी नहीं पूछ रहे, है ना? अब इस बार उन्होंने एनवायरमेंट से काफी कम पूछा था। इससे पहले का अगर मैं देखूं तो एनवायरमेंट से काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इस बार जैसे बजट इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस नहीं बने थे, जबकि हर बार उससे बनते हैं, है ना? तो ऐसा कभी भी इस पैटर्न से अगर आप तैयारी करोगे ना कि कुछ यूनिट्स छोड़ दे, कुछ यूनिट्स कर ले, या ऐसे पैटर्न से तैयारी करने को कोई भी आपको बोल रहा है, गाइड कर रहा है, तो वो बिल्कुल मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि ये एक सही पैटर्न नहीं है, ये एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है तैयारी की कि कुछ यूनिट्स कर ले और कुछ यूनिट्स छोड़ दे। ध्यान से इस बात को समझिए, ठीक है? तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज के लेक्चर में मैं जून 2026 वाला जो नेट इकोनॉमिक्स का आपका पेपर आया था, उससे जिस यूनिट से जो जो टॉपिक्स बने थे, वो मैंने सारे टॉपिक्स की लिस्ट नोट करी है, ठीक है? वो आपको बताऊंगी। हाँ, आपको टॉपिक्स का पता चल जाएगा कि भाई मुझे इस यूनिट से यही वाले टॉपिक्स जो हैं ये करने हैं। साथ में जून वाले मैंने लिखे हैं, पर उससे पहले वाले एग्जाम्स के सारे मेरे दिमाग में है कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना? तो आपकी जो स्ट्रैटेजी आप ऐसा रख सकते हैं कि किस यूनिट के मुझे कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा स्ट्रेस देना, और कुछ टॉपिक्स ऐसे जिनको हम लीव कर सके। टॉपिक्स के बारे में आप ऐसा नजरिया रख सकते हैं, बट पूरे यूनिट के बारे में नहीं। बात समझे हो मेरी? तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको बताने वाली हूँ हर यूनिट के, ठीक है? वैसे जो हमारा कोर्स होता है ना, उसमें हम इतना डिटेल्ड स्टडी करवाते हैं कि उसमें टॉपिक छोड़ना तो दूर की बात है, हम इर्द गिर्द के टॉपिक्स भी करवाते हैं, यानी कि एक टॉपिक से रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स, एक टॉपिक के आगे सब टॉपिक्स, और ऐसा हर कोई टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी पूछा गया है वो हम सब करवाते हैं उसमें, ताकि आपके एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस हों क्लियर करने के। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल, और कुछ के लिए वर्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनका हमको जस्ट इंट्रो पढ़ना है, ऊपर ऊपर से बेसिक चीजें पढ़नी है ना? पर कवरेज ज्यादा रखनी है, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड सब टॉपिक्स कवरेज ज्यादा रखनी है ना? दैट इज अ हॉरिजॉन्टल अप्रोच। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में इर्द गिर्द के हमको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पर उस पर्टिकुलर टॉपिक को ही हमको काफी डिटेल में पढ़ना है, इसको मैं वर्टिकल अप्रोच बोलती हूँ, है ना? तो आपको किस यूनिट या किस टॉपिक्स के लिए कौन सी अप्रोच से क्या पढ़ना है, यही चीजें हम सारी अपने कोर्स में आपको करवाई जाती हैं। बेसिकली आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की उसमें जरूरत नहीं पड़ती, ये मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है जी? तो आज अपना पेन पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखते जाइएगा। देखिए, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या मेरा कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं आपके लिए चीज इंपॉर्टेंट होगी। और 15 जुलाई से ओरिएंटेशन क्लास है हमारा, दिसंबर 2026 इकोनॉमिक्स का बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और आशा करती हूँ आपका इस बार वाला रिजल्ट अच्छा जाए और आप सक्सेस स्टोरीज में आके एज यूजुअल जैसे पहले भी हमारी निकलती हैं, तो आप आके चैनल पर अपना स्टोरी दूसरे एस्पायरेंट के साथ शेयर करेंगे और दूसरे एस्पायरेंट मोटिवेट होंगे अपने जीआरएफ इकोनॉमिक्स के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो बात करते हैं टॉपिक्स की। देखिए, ये देखिए, अब जैसे ना ये टॉपिक्स ये कौन से हैं, ये हैं जून 2026 के एग्जाम में जो पूछे गए थे। बाकी मैं सारे आपको टॉपिक्स बताऊंगी जो इससे पहले भी पूछे जाते हैं, ठीक है? ताकि आप उसको नोट डाउन करके आपके पास पूरा एक लिस्ट तैयार हो जाए, पर ये सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं बता दूं कि एक फुल फ्लेज एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कभी भी हमको जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीज ही नहीं पढ़नी होती। फुल फ्लेज एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमको सब पढ़ना होता है, सिलेबस वाला प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई हैं चीजें वो भी, है ना? तो कुछ एक आध चीज आप स्किप कर सकते हैं जो लग रहा है कि प्रीवियस ईयर में कभी नहीं पूछी गई, बट
एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी ऐसी ही होनी चाहिए कि आप कोई यूनिट स्किप ना करें और सारे सिलेबस वाली चीजें प्लस प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई चीजें और एक टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक, सब टॉपिक्स वो चीजें सब करें आप, ठीक है। एक सही अप्रोच यही है, सही मायने की अप्रोच नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम को क्लियर करने की, ठीक है। ये जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बात समझ गए हो, दोनों चीजों में फर्क है। आपको एग्जाम के लिए सिर्फ यही नहीं करने, ये जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ज्यादा अच्छे से करना है, ठीक है जी। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हर बार इससे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, इसके न्यूमेरिकल्स पर पूरी मेरी यूट्यूब पर क्लास भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे गिवन होगा आपको डिमांड, उसमें चेंज, प्राइस उसमें चेंज, और ये इक्वेशन गिवन होती है, डेरिवेशन लगा के आपको इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेरिवेशन। मैंने ना अभी अपना दिसंबर 2026 का बैच शुरू नहीं किया, पर उसमें मैंने एक बेसिक क्लास अभी अपलोड कर दी है, बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब ये बेसिक डेरिवेशन जो होती है ना, ये आपके सिर्फ मैथ्स वाले यूनिट के लिए नहीं है, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए भी आपको डेरिवेशन आनी चाहिए, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना। तो वो क्लास आपको देख लेनी है। फिर रेवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व्स, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एआरएमआर में रिलेशन पूछेंगे, एसीएमसी में रिलेशन पूछेंगे, ओलिगोपोली मॉडल्स, कुर्नो, स्टेकलबर्ग, बैकट्रेंड, एजवर्थ, इनके आपको जो क्या होता है इसके पीछे की बेसिक एजम्पशंस क्या है ना। तो ओलिगोपोली मॉडल्स मैंने आपको पूरा कहानी की फॉर्म में सारे मॉडल्स पढ़ाए हुए हैं। फिर जो हमारे मार्केट्स होती हैं, परफेक्ट मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, इनके फीचर्स और इनमें प्राइस डिटर्मिनेशन की कंडीशंस वगैरह पढ़नी होती हैं हमको। पेरेटो ऑप्टिमिलिटी, हर बार इससे क्वेश्चन आता है, 3 कंडीशंस पेरेटो ऑप्टिमिलिटी की और इसकी अजम्पशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कंपनसेशन क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट है। इसो कोस्ट लाइन, इसो क्वांट कर्व, इसो कोस्ट लाइन, इन डिफरेंस कर्व, बजट लाइन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसो रेवेन्यू लाइन, ये सारी चीजें एकदम टिप्स पर होनी चाहिए। इनके स्लोप से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, एलोर थ्योरम, इससे भी आपको क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ माइक्रो में, तो कोऑप डुगला प्रोडक्शन फंक्शन, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है पर उससे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर जून 2026 के पहले मैं देखूँ तो कोऑप डुगला प्रोडक्शन फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, उससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपको, ठीक है। फिर मैक्रो एंड मनी बैंकिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने दोनों यूनिट्स को एक ही कर लिया, बिकॉज मनी बैंकिंग और मैक्रो के टॉपिक्स काफी कॉमन है, ठीक है। ISLM मॉडल से हर बार क्वेश्चन बनता है, इनके स्लोप से, नेशनल इनकम के सारे फार्मूले, इनके मेथड्स, कौन कौन सी चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं नहीं करते, वो रैशनल एक्सपेक्टेशंस और अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस, मुझे लगता है जितने अच्छे से आपको ये करवाई गई है ना, कोई भी किताब पढ़ लो इकोनॉमिक्स की, इतने अच्छे से आपको ये रैशनल और अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन समझ में नहीं आएंगी अगर आप मेरी क्लास देख लो इस पर, तो ठीक है। क्लासिकल केन्स हो गया, इनकी असम्पशंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो हम केन्स की करते हैं, लाइफ साइकिल हिपोथेसिस, सिर्फ लाइफ साइकिल नहीं, कंजम्पशन हिपोथेसिस में परमानेंट, एब्सोल्यूट लाइफ साइकिल और आपका रिलेटिव, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनके ऑथर्स, रेचेट इफेक्ट से भी क्वेश्चन आया था आपका ना, तो इनके ऑथर्स, इनकी बेसिक असम्पशंस, वो सब चीज़ें। सुपर मल्टीप्लायर से क्वेश्चन बना था, सुपर मल्टीप्लायर के हम फार्मूले बड़े अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी मल्टीप्लायर के हमको करने होते हैं, इसके फार्मूले 4-5 तरह के आपको फार्मूले करवाए गए हैं। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यस वेरी इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और आपके डिटर्मिनेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, और सेट जो है, सेट थ्योरी, इसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनते हैं। इस बार थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल पूछा गया, मैक्सिमा मिनिमा भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार उससे क्वेश्चन आता है, आपको कैसे जो है पता होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशंस जो है मैक्सिमा मिनिमा की, वो 1 वेरिएबल के केस में, 2 वेरिएबल के केस में, वो कंडीशंस, ठीक है। फिर आ गया स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, इसमें हमारी जो 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, हेटेरोस्केडासिटी, मल्टीकोलिनियरिटी एंड ऑटो कोरिलेशन, इन तीनों का मतलब, इन तीनों के टेस्ट और इन तीनों के रेमेडियल मेजर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ये उसी से है, डर्बन-वैटसन आपका ऑटो कोरिलेशन से। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल से क्वेश्चन बना था, बहुत अच्छे से हमने टॉपिक करा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वेरिएंस, इनके फार्मूले आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। और पी वैल्यू, हिपोथेसिस टेस्टिंग की क्लास में मैंने आपको पी वैल्यू का कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैंने अपनी कवरेज बहुत वाइड रखी हुई है कि कुछ भी टॉपिक ऐसा ना हो छूट जाए, मतलब सब चीजें हमारी कवर हो जाए। पी वैल्यू
हिपोथेसिस टेस्टिंग का एक टॉपिक है। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपका जो हमारी थ्योरीज होती हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज हो गई, और स्टॉपलर सेमल्सन होगी, रबिन्स्की थ्योरम होगी, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी होगी, ठीक है, हेक्सर-ओलिन थ्योरी होगी। ये सारी थ्योरीज, इनकी बेसिक एजम्पशंस, इनके ऑथर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रीजनल ब्लॉक से क्वेश्चन आए थे, जैसे यूरोपियन यूनियन, नाफ्ता, सार्क, एशियन, है ना, इनके हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए, इनकी डेट्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। मेंबर्स से वैसे वो क्वेश्चन नहीं पूछते, है ना, कि इनमें मेंबर्स कितने। टैरिफ्स की टाइप्स वगैरह। फिर आपका डीवैल्यूएशन पर तो यूट्यूब पर मेरे 3-4 शॉर्ट वीडियोस पड़े हुए हैं, डीवैल्यूएशन के कारण, डीवैल्यूएशन के इफेक्ट, ये वो एवरीथिंग रिलेटेड टू डीवैल्यूएशन क्रिस्टल क्लियर होगा अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की मीटिंग्स, मैंने बोला था मेरे से लिख कर ले लो, WTO की मीटिंग की क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी ही जाएगी एग्जाम में, और गैट एंड WTO इन दोनों की मीटिंग्स की क्रोनोलॉजी करवाई गई थी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एज यूजुअल हर बार करवाई जाती है। इसको अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में हाईलाइट कर लो, बिकॉज इससे रिपीटेडली 4 से 5 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है जी। पब्लिक इकोनॉमिक्स में आपको फाइनेंस कमीशन से चेयरमैन से क्वेश्चंस आए हैं। देखो पहले क्या होता था कि वो सिर्फ लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछते थे, जैसे 16th है तो वो 16th फाइनेंस कमीशन का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पूछ लेंगे, है ना, ऐसा। पर अब इन्होंने 1-2 बार से क्या किया कि वो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन पूछ रहे हैं, पिछले वाले सारे, है ना, पुराने चेयरमैन भी पूछ रहे हैं, तो वो भी करना है हमको। जेंडर बजटिंग से क्वेश्चन बना है। स्टेट्स के डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपका, जो हमने RBI की रिपोर्ट नहीं पढ़ते स्टेट वाली, उससे इसका डाटा बनना था। फिजिकल फेडरलिज्म से। फिर ये पब्लिक एक्सपेंडिचर की जो डेल्टन की थ्योरी है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वाली, उससे। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके जो वो होते हैं आपके डायमेंशंस होते हैं, पैदा होता, पढ़ता, पैसा कमाता, है ना, वो वाले रूल से आपको याद करवाया हुआ है। हैरेड-डॉमर मॉडल, हैरेड और डॉमर में डिफरेंस पूछा गया था। लुईस मॉडल से क्वेश्चन आया था, एंड दिस इज फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, ये यहाँ पे आना चाहिए, इंटरनेशनल में जाना चाहिए था, ग्रोथ में लिख दिया गलती से। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल जो हम लोइंटिफ की थ्योरी नहीं पढ़ते, है ना, फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल वाला कंसेप्ट, इससे बना था। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में कॉस्ट थ्योरम से क्वेश्चन बना था, पर इसके अलावा एनवायरमेंट में थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन जो है, जिसमें हम हिडनिक प्राइस मेथड, ट्रैवल कॉस्ट मेथड पढ़ते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमको अच्छे से करने हैं, ठीक है जी। फिर इंडियन इकोनॉमी की तरफ अगर चले तो इस बार इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से क्वेश्चन नहीं दिखे थे, हालांकि हमने बड़ा जोर लाया था इस पर भी। बजट इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छे से करा था, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, डाटा बहुत अच्छा खासा डाटा पढ़ा था हमने, पर उससे क्वेश्चन बना नहीं कोई। बट इस बार नहीं बना, ऐसा नहीं है कि अगली बार नहीं बनेगा, मतलब कहने का कि हमको तो सेफ साइड रहकर अपना सब करना होता है। तो इस बार क्वेश्चन इससे नहीं आया था, बट जैसे मैंने आपको कहा हर बार ये ट्रेंड चेंज होता है, हर बार ये पैटर्न चेंज होता है, कभी किसी यूनिट को ज्यादा हाईलाइट करते हैं, कभी किसी यूनिट को ज्यादा हाईलाइट करते हैं, है ना। तो आपको पढ़ना है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है आपको, उसकी जो भी मेन हाईलाइट्स आपको करवाई जाती हैं, ठीक है जी। गवर्नमेंट स्कीम्स, गिग इकोनॉमी आपको करवाया गया था, इससे क्वेश्चन आया गिग इकोनॉमी पर, मैंने यूट्यूब पर भी एक शॉर्ट डाला था। 2011 के सेंसस में पॉपुलेशन से पूछा गया आपको। बुक्स एंड ऑथर्स वो सारे बुक्स एंड ऑथर्स जो मैंने एग्जाम एनालिसिस वाली क्लास में आपको दिखाए हैं। थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स हो गया आपका, जर्नल थ्योरी केन्स की हो गया, करवाई हुई, मतलब लिस्ट करवाई हुई है 15 से 20 बुक्स एंड ऑथर्स की, उसी से ये पूछे गए थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना, बिकॉज ना बच्चा इसको स्किप कर देता है। अब जो फ्रेशर बच्चा वो कहेगा अच्छा सिलेबस में कहाँ है बुक्स एंड ऑथर्स, सिलेबस में तो कोई मेंशन ही नहीं है, क्या मुझे ये पढ़ने है, उसको ये पता नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बुक्स एंड ऑथर्स, कंसेप्ट्स एंड देयर इंट्रोड्यूसर्स, और तीसरी चीज आपकी एक्ट्स और उनकी डेट्स, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के एक्स, फेरा, फेमा, MRTP कॉम्पिटिशन, ये वो है ना, ये इनकी डेट्स। और एक हो गए आपके प्रपाउंडर्स, जैसे ये थ्योरी किसने दी, ये कंसेप्ट किसने दिया, वो। और ये बुक्स एंड ऑथर्स, इन तीनों चीज़ों की ना, जो मेरी इकोनॉमिक्स वाली बुक है उसके पीछे पूरी इसकी लिस्ट भी दी हुई है, बच्चे बोलते हैं उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो ये पॉवर्टी की कमेटीज, अच्छा पॉवर्टी की कमेटीज वैसे ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको करवाई गई हैं। पॉवर्टी की कमेटीज, मेन पॉवर्टी की कमेटीज जो है 4-5, दाल तैयार वाला ट्रिक है ना, दाल तैयार वाले ट्रिक जो है, आई होप आपको जो क्वेश्चन आया था उसी से आया हो शायद, बट हमने पॉवर्टी की कमेटीज 5-6 पढ़ी हुई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉवर्टी की कमेटीज वो दाल तैयार वाले ट्रिक से बनती हैं। तो इससे क्वेश्चन बना था पॉवर्टी की कमेटीज और टैक्सेशन की कमेटीज, पॉवर्टी की कमेटीज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कमेटीज वाले पार्ट में, ठीक है जी।
ये चीज़ें हो गई। और इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी की कुछ कुछ चीज़ें जो इस बार नहीं आई आपको एग्जाम में बट पूछी जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में, एम्प्लॉयमेंट में कितना शेयर है, मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विसेज का कितना शेयर है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक सर्वे, बजट से क्वेश्चन बनते हैं, आपके डेफिसिट्स जो होते हैं उनकी डेट्स से क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारे उनके फिगर से क्वेश्चन बनते हैं, और जो हमारे रिपो रेट, रिवर्स रिपो होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके डाटा पर। ठीक है, सो ये सब चीज़ें बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे वाले पोर्शन में आती हैं, उसमें कवर्ड होती हैं। ठीक है जी, तो यही चीज़ें थी। बाकी अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये जो इस बार वाला आपका एग्ज़ाम था उसमें ये जितने भी टॉपिक्स आपको पूछे गए थे मोस्ट प्रोबेबली आपको करवाए गए थे, अच्छे से रटवाए गए थे, और अगर आप कोर्स के स्टूडेंट हो तो आपका एग्ज़ाम 100% अच्छा गया होगा। क्लियर हो ना क्लियर हो देखो वो बात की बात है, बट द थिंग इज़ अच्छा होना चाहिए। मेरे पढ़ाने से आपकी स्कोर में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, आपका रैंक पहले से अच्छा बनना चाहिए, और आपका एग्ज़ाम जो है देके आप पूरा सेटिस्फाइड होने चाहिए कि हाँ वाकई मैम ने चीज़ें पढ़ाई हुई थी जो एग्ज़ाम में पूछी गई। ठीक है, मुझे कमेंट्स में इसके बारे में ज़रूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस बार वाले एग्ज़ाम को लेके। और दिसंबर 2026 इकोनॉमिक्स के बैच में एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। डिटेल्स मैंने आपको सारी दिखा दी हैं, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ वैसे ये। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है आपकी 15 को। क्लियर जी, चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।